जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। दोस्तों आज मुझे मॉर्निंग में समय बिल्कुल नहीं मिल पाया, तो आज मैं अभी न्यूज़ एनालिसिस करूंगा और एक शॉर्ट न्यूज़ एनालिसिस मैं आज कर दूंगा। कल मैं पूरे कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करूंगा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का। तो एक ब्रीफ न्यूज़ एनालिसिस मैं अभी आपके लिए कर देता हूँ। बाकी जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट था उसको टिक करके मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आपने पढ़ लिया होगा। देखिए फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बिहार से हैं तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्वाड जो समिट हुआ है, क्वाड समिट में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, उसको कहा गया है हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क। 13 देशों ने ये मिलकर बनाया है। अंग्रेजी में कहा जाता है IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कहा जाता है। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क। 13 देशों ने मिलकर बनाया। कल भी मैंने डिस्कस किया था और हमेशा मैं डिस्कस करता हूं कि क्वाड के सामने में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चीन पे इंटरडिपेंडेंसी है। क्वाड के देश आज भी चीन पे इंटरडिपेंडेंट। तो क्वाड का जो पिछले वर्ष समिट हुआ था, वर्ष 2021 में समिट हुआ था, उस समिट में सबसे इम्पॉर्टेंट घोषणा किया गया था कि हमें सप्लाई चेन विकसित करना। सप्लाई चेन विकसित करना इसका मतलब ये है कि जो उत्पाद हम चीन से मंगाते थे उस उत्पाद को क्वाड के देश ही आपस में बनाना शुरू कर दें और आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। आपस में बनाएं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें, चीन पे इसकी डिपेंडेंसी घटाएं, चीन पे कम हम निर्भर हों। तो इसी के तहत आप इसको देख सकते हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को भी आप इसी रूप में देख सकते हैं कि क्वाड के अलावा भी 9 देश और इसमें शामिल हुआ है, टोटल 13 देश शामिल है। और ये देश जो है कहीं ना कहीं सप्लाई चेन को डेवलप करने का काम करेगा। इस देश में जो अन्य देश शामिल है वहाँ पे नाम दिया हुआ आप लोग देख लीजिएगा। देखिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये तो है ही। इसके अलावा न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम को भी इसमें शामिल किया गया। तो ये सारे के सारे देश इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे पर बढ़ाएंगे और चीन पे अपनी डिपेंडेंसी कम करेंगे, अपना सप्लाई चेन विकसित करेंगे। दूसरा न्यूज़ ये है, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर 27 को बिहार में सर्वदलीय बैठक होगी। अब जातिगत जनगणना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको आप भारत के 105वें संविधान संशोधन से जोड़ के देखिए। 105वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसकी पहचान करने की जिम्मेदारी अब राज्यों को दिया गया। भारत का 105वां संविधान संशोधन इस बात की इजाज़त देता है कि राज्य सरकार अब पिछड़े वर्ग की पहचान करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जातिगत जनगणना अगर होगा तभी जाकर के जो पिछड़े वर्ग की जाति है उसके कल्याण के लिए सरकार काम कर सकती है, उत्थान के लिए काम कर सकती है। तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। और जैसा कि अभी बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है तो वहाँ पे तो ये काफ़ी हॉट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि जातिगत जनगणना के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बताइए। ज्ञानवापी मामले पे तय करेगा आज जो है लोअर कोर्ट जो है वो सुनवाई करने वाली थी। पता नहीं, मुझे अभी तक एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि सुनवाई में उन्होंने क्या कहा है, लेकिन जो भी है मैं कल इस पर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट चल रही है और वहाँ पे हमारे देश के जो नीति आयोग है, नीति आयोग के अमिताभ कांत जी वहाँ पे मौजूद हैं। नीति आयोग के सीईओ हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन भारत में हो रहे हैं उसको जारी रखा जाएगा। इसकी अगर मैं बात करूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसकी स्थापना 1971 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दावोस जो स्विट्जरलैंड में वहाँ पे है, लेकिन इसकी जो हेडक्वार्टर है, एक सेकेंड, नहीं, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एक एनजीओ है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है जो स्विट्जरलैंड में है, और दावोस में इसकी सालाना मीटिंग होती है, प्रत्येक साल मीटिंग होती है। कुछ प्रमुख रिपोर्ट ये जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जारी करता है, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट जारी करता है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक ये रिपोर्ट जारी करता है। तो इस तरह से कुछ वैश्विक रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, और अभी इसकी मीटिंग चल रही है स्विट्जरलैंड के दावोस में। पढ़ाई के बाद बेकार नहीं घूमेगा कोई भी छात्र, इसके लिए एक अच्छा कदम उठाया गया, इसको यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो उसमें कई तरह के स्टेप उठाए गए हैं कि क्लास 6 से ही हम स्किल एजुकेशन देना शुरू करें। स्किल एजुकेशन क्या होगा कि जो बच्चे को वेल्डिंग वगैरह में इंटरेस्ट होगा वो वेल्डिंग भी करेगा या अन्य तरह के काम वो सीखेगा, स्कूल के दौरान ही काम सीखेगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव निकाला गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। देखिए ये पेज पूरा समर्पित है भारत जापान रिलेशन को लेकर के या क्वाड समिट को लेकर के, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जापान इंडिया रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। चीन ने एक कमेंट किया है। चीन ने कहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में कोई सैन्य ब्लॉक या मोर्चा ना खुलने दे, ये चीन ने कमेंट किया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चीन का ये कमेंट में आप देखिए तो इसको कहा गया है एशिया प्रशांत क्षेत्र। क्वाड के समिट में इसी क्षेत्र का नाम होता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र। हिंद प्रशांत क्षेत्र क्वाड में कहा जाता है और चीन इसे कहता है एशिया प्रशांत क्षेत्र। तो चीन अगर इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र कहता है, एशिया में सबसे इंपॉर्टेंट देश चीन है, सेकेंड नंबर पे भारत है, पहले नंबर पे चीन है। तो ऐसे कंडीशन में एशिया प्रशांत क्षेत्र कहने का मतलब ये हुआ कि चीन अपने इंपॉर्टेंस को रखता है वहाँ पे। देखिए क्षेत्र एक है, लोकेशन एक ही है, चाहे एशिया प्रशांत बोलिए या इंडो पैसिफिक बोलिए, दोनों का लोकेशन एक ही है। दोनों अफ्रीका के तट से लेकर के अमेरिका के तट तक है। लेकिन एशिया पैसिफिक कहने का मतलब होता है कि वहाँ एशिया की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, चीन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और इंडो पैसिफिक कहने का मतलब है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। तो इसलिए क्वाड के देश, भारत इसको इंडो पैसिफिक कहता है, अमेरिका देखिए इसको इंडो पैसिफिक कहता है, लेकिन इसी क्षेत्र को चीन कहता है एशिया पैसिफिक। लाल किले में बनेगा शस्त्र संग्रहालय। वैसे लाल किला में गया हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी छोटा सा शस्त्र संग्रहालय है, पुराने ज़माने के जो औजार हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक बृहद स्तर पे शस्त्र संग्रहालय वहाँ पे बनेगा, अच्छी बातें हैं। अब देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे बनेगा गार्जियन रिंग। गार्जियन रिंग क्या होता है कि विश्व में सूर्योदय शुरुआत होता है जापान में और सूर्यास्त होता है आपको सबसे लास्ट में जो सूर्योदय होता है आप बोलिए न्यूजीलैंड में होता है। तो ऐसे कंडीशन में जापान से लेकर के न्यूजीलैंड तक जितने भी देश में हमारा दूतावास है वहाँ पे कुछ विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, इसी को गार्जियन रिंग कहा गया। और ये तकरीबन होगा 18 से 20 घंटे का ये आयोजन होगा। लखनऊ के संग्रहालय में रखे जाएंगे INS गोमती के कुछ हिस्से। देखिए उत्तराखंड के सीमांत गांव में पर्यटन को बढ़ावा देगी सरकार। सीमांत गांव क्या होता है? सीमांत गांव होता है मतलब बॉर्डर के आसपास के गांव। बॉर्डर के आसपास के गांव में टूरिज्म को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका रीजन आप समझिए कि बॉर्डर के आसपास के, ये मान लीजिए ये हमारी चीन के साथ सीमा है, ये उत्तराखंड है। अगर इसके आसपास के क्षेत्रों में हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, इसका सिंपल मतलब ये होगा कि वहाँ पे लोग आएगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा तो ये हमें वर्तमान में नीड है। मान लीजिए कि चीन ऑलरेडी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है, चीन कभी भी यहाँ पे पहुँच सकता है, उत्तराखंड की हमारी सीमा पे चीन कभी भी पहुँच सकता है। क्या हमने उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कि हमारी सेना के जवान जब चाहें वो उत्तराखंड की सीमा पर जा सकें? क्या हमने इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कि हमारी सेना जब चाहें कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे जा सकें? तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अभी तक पूर्ण रूप से डेवलप नहीं किया, जो चीन हमसे काफ़ी पहले कर लिया। तो इसलिए इस तरह के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके पीछे यह भी उद्देश्य होता है कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए ताकि हमारी सेना आवश्यकता हो तो जल्द से जल्द सरहद पे पहुँच कर, उत्तराखंड की सीमा पे पहुँच करके चीन के सेना का सामना कर सकें। मरकाना के सफ़ेद संगमरमर की शिलाओं से निर्मित होगा रामलला का गर्भ। अब देखिए ये मरकाना इंपॉर्टेंट क्या है। ये मरकाना बेसिकली है राजस्थान में और ये वही जगह है जहाँ के संगमरमर का यूज किया गया था ताजमहल को बनाने के लिए, और उसी के संगमरमर का यूज किया जाएगा अभी राम मंदिर के निर्माण के लिए। तो मरकाना एक बार फिर से इंपॉर्टेंट है, चर्चा है, राजस्थान का जगह है जहाँ पे संगमरमर का काफ़ी बृहद स्तर पे निर्माण होता है और आज भी संगमरमर का निर्माण होता है मरकाना में।
इसको आप लोग पढ़िएगा। देखिए क्वाड पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको आप लोग पढ़िएगा। वहीं IPEF के बारे में इसमें भी चर्चा किया गया है। आर्थिक क्षमता साबित करता भारत, कुछ पॉइंट दिया हुआ, 4-5 पॉइंट दिया हुआ। पहला पॉइंट अगर आप देखिएगा इसमें तो ये दिया हुआ है कि 15 अगस्त 2023 तक अगर जितने भी युवा हैं सभी डिजिटल लेन देन करें तो भारत में आर्थिक क्रांति आ सकती है। ये PM मोदी का कहना है। दूसरा है कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 2022-23 में वो 6.4% होगी। तीसरा यह है कि वैश्विक चुनौती के बावजूद सबसे अधिक FDI 83.57 बिलियन डॉलर हमें मिला है 2021-22 में। इसके अलावा चौथा पॉइंट ये है कि हमारी जो है फॉरेक्स रिजर्व जो है विदेशी मुद्रा भंडार वो 600 अरब डॉलर से अभी अधिक है। पांचवा पॉइंट इसमें ये दिया हुआ है कि खाद्यान्न की उत्पादन जो है रिकॉर्ड उत्पादन हम करने जा रहे हैं। तो ये सब इंडिकेट शो कर रहा है कि भारत इकोनॉमिक प्रगति की ओर मूव कर रहा है, इकोनॉमिक शक्ति की ओर भारत मूव कर रहा है। गेहूं के निर्यात को रोकने का सही समय, गेहूं के निर्यात पर ऑलरेडी हमने चर्चा भी किया था कि गेहूं के निर्यात को भारत ने रोका है। तो पहले तो आप बोल सकते हैं कि गेहूं के निर्यात को भारत ने रोका है, लेकिन जो पहले से ऑर्डर आ चुके हैं उस ऑर्डर को हमने नहीं रोक लगाया। पहली बात, जो ऑर्डर हमने रिसीव किया उसको हम पूरा करेंगे। दूसरा बात यह है कि कोई भी सरकार, मान लीजिए कल की डेट में तुर्की की सरकार भारत सरकार से रिक्वेस्ट करे कि हमें गेहूं चाहिए, तो भारत सरकार उसे गेहूं देगी। तो सरकार के स्तर पे रोक नहीं लगाया, प्राइवेट कंपनी के स्तर पे रोक लगाया गेहूं का। जून में फिर बढ़ सकती है नीतिगत दरें। नीतिगत दर क्या होता है और क्यों बढ़ रहा है? देखिए उसका रीजन है। नीतिगत दर मतलब हो गया कि रेपो रेट। रेपो रेट बढ़ने का मतलब है कि रेपो रेट अगर मान लीजिए बढ़ता है, इसका मतलब ये है कि बैंक कम से कम लोन लेगा RBI से। बैंक कम से कम लोन लेगा RBI से, इसका मतलब ये है कि बैंक भी अपना रेट बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। और बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, इसका मतलब ये है कि लोग भी कम से कम पैसा बैंक से लोन लेंगे। लोग कम से कम पैसा बैंक से लोन लेंगे, इसका मतलब लोगों के पास पैसा की कमी होगी। लोगों के पास पैसा की कमी होगी, इसका मतलब महंगाई कंट्रोल में होगा। महंगाई कैसे बढ़ता है? सिंपल देखिए, मान लीजिए कि आप किसी वस्तु के लिए जाते हैं, आप मान लीजिए A है, आप किसी वस्तु के लिए गए, दूसरा व्यक्ति B है, वो किसी वस्तु के लिए गया, और तीसरा व्यक्ति है C किसी वस्तु के लिए गया। वस्तु की संख्या सीमित है, राइट। A कहता है कि मैं 100 रुपये दूंगा, B कहता है कि मैं 110 रुपये दूंगा, और C कहता है मैं 120 रुपये दूंगा। तो निश्चित तौर पे C को ही ये वस्तु मिलेगा। तो इस तरह से महंगाई बढ़ता है। वस्तु की संख्या सीमित है, लोगों के पास पैसा अधिक है, महंगाई बढ़ेगा। तो इसलिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए नीतिगत दर को कम कर दिया जाता है। चीन ने ताइवान पे हमला किया तो अमेरिका करेगा सैन्य दखल। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि अमेरिका सैन्य दखल करने वाला है। जिस तरह से तालिबान के अधिग्रहण के पूर्व ही अमेरिका भाग गया, उस तरह से अमेरिका की वैश्विक प्रतिभा घटी है। जिस तरह से यूक्रेन पे रूस ने हमला किया और अमेरिका खामोश है, उस पर अमेरिका की प्रतिष्ठा विश्व स्तर पे घटी है। और लोगों को ये भरोसा नहीं है कि कल के डेट में ताइवान का अधिग्रहण करेगा अगर चीन, तो उस समय में अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा। ये लोगों को उम्मीद बिल्कुल नहीं है। अब देखिए 21वां संविधान संशोधन अभी पेश नहीं हो सका। श्रीलंका का 21वां संविधान संशोधन काफ़ी चर्चा में। 20वां पहले समझ लीजिए क्या है। तो 20वां संविधान संशोधन में एक बात इंपॉर्टेंट कही गई है कि राष्ट्रपति की शक्ति को बढ़ाया गया और संसद की शक्ति को सीमित किया गया था। संसद से अधिक पावर राष्ट्रपति को दे दिया गया था। ये 20वां के द्वारा किया गया था, और 21वां संविधान संशोधन के द्वारा इसी को रिवर्स करने की बात किया गया था। यद्यपि यह पारित नहीं हुआ, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी इस न्यूज़ को एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल मैं डिटेल से न्यूज़ एनालिसिस कर दूंगा। आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।